और डिजिटल सेवाओं को संभव बनाता है। ये भारत सरकार की राष्ट्रीय अनुवाद मिशन का हिस्सा है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि अनुवाद है क्या। अनुवाद केवल एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्दों का बदलाव नहीं, बल्कि ये संवेदनाओं, संस्कृति और अर्थ को एक भाषा से दूसरी भाषा में जीवंत रूप से पहुंचाने की कला है। अनुवाद एक पुनर्निर्माण प्रक्रिया है। अनुवाद काफी हद तक वास्तुकला की पहचान करने की प्रक्रिया है। अनुवाद में किसी मूल पाठ की संरचना को पहचाना जाता है, उसकी लय, व्याकरण तथा अर्थ को एक नए रूप में ढाला जाता है। अब इस प्रश्न पे आते हैं कि अनुवाद की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। अनुवाद न होता तो मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है, संस्कृतियों के बीच परस्पर संबंध स्थापित हुए हैं प्राचीन काल से, ये कुछ भी न होता। सिंधु घाटी की सभ्यता में जब पहला जहाज उतरा होगा यूनान से, तो विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार हुआ होगा। अनुवाद चाहे लेखन में हो या रोजमर्रा की भाषा में, अनुवाद किसी भी सभ्यता के विकास की आधार है। अनुवाद न होता तो क्या हम शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय, गैब्रियल गार्सिया मार्केस और हेन पामोक या पाब्लो नेरुदा को जानते? उनके कार्यों का अनुवाद न होता तो हम दूसरी संस्कृतियों को कैसे जानते, उनसे कैसे सीखते। सांस्कृतिक विकास में भाषा एवं साहित्य की एक विशिष्ट भूमिका है। अब आते हैं एक और प्रश्न पर, साहित्य का उद्देश्य क्या है। साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि विचारों का आदान प्रदान, समाज का चित्रण और मानव अनुभवों की अभिव्यक्ति है। अनुवाद उस उद्देश्य को पूरा करने में एक सेतु का कार्य करता है। जब हम किसी साहित्यिक रचना को अनुवाद के माध्यम से दूसरी भाषा में पढ़ते हैं, तो हम उस लेखक की सोच, उसकी संस्कृति और उसके समय को भी जान पाते हैं। वॉल्टर बेंजामिन, जो एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हैं, अपनी किताब एसेज एंड रिफ्लेक्शंस में कहते हैं, एक अनुवादक का कार्य होता है दूसरी भाषा में छपी उस शुद्ध भाषा को आजादी देना जो कि किसी और भाषा में कैद है, और फिर उसी रचना को एक नए सिरे से सृजन करना। आइए अब जानते हैं प्राचीन भारत में अनुवाद की भूमिका। प्राचीन भारत से मुख्यतः 3 चीजें निर्यात हुई। पहली, भारत का बौद्ध और हिंदू धर्म। दूसरी, संस्कृति और उसका इतिहास और ग्रंथ। और तीसरी, विज्ञान और गणित। बौद्ध धर्म का जन्म हुआ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक का साम्राज्य बनने से 200 साल पहले तक ये धर्म सीमित ढंग से फैला। 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक की मदद से, उनके प्रयासों से, उनके बनाए स्तंभों से, उनके भेजे राजदूतों की वजह से बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार दूर तक हुआ, यहाँ तक कि लीबिया तक भी। बौद्ध शिक्षाओं के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक विरासत भी फैली, जिसमें पाली और संस्कृत साहित्य, भारतीय कला, ब्रह्मांड संबंधी अवधारणाएं और कर्म जैसी दार्शनिक मान्यताएं शामिल थी। इस अद्वितीय प्रसार ने भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक प्रभाव को पूरे एशिया में अत्यंत कम समय में उजागर किया। भारतीय महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत को विभिन्न संस्कृतियों ने अपनाया और अपने अनुसार ढाला, जिससे स्थानीय भाषाओं और परंपराओं को भी समृद्धि मिली। शून्य की अवधारणा जैसे विज्ञान और गणित के आविष्कार भी पश्चिम की ओर आए, पहले अरब जगत में, फिर यूरोपीय जगत में। भारतीय चिंतन, साहित्य और विज्ञान का यह प्रसार एक अनूठी सांस्कृतिक घटना थी, जिसमें एक ही सभ्यता ने सदियों तक अनेक क्षेत्रों को गहराई से प्रभावित किया। 7वीं शताब्दी तक नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षण के क्षेत्र में स्थापित हो चुका था। नालंदा उस समय वाकई में विश्वविद्यालय था, ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र। चीन, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और कोरिया के विद्वानों ने यहाँ आना शुरू किया। चीन भिक्षु हेनसांग, जिन्हें हम अक्सर श्वानसांग भी कहते हैं, श्वानसांग नालंदा में 20 वर्ष तक रहे, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, उनका संग्रह किया और चीन ले जाकर उनका अनुवाद किया वहां की भाषाओं में। भारत और अनुवाद का साहित्य उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय सभ्यता, और इस सब का विवरण बहुत विस्तार से किया है ब्रिटेन के समकालीन लेखक इतिहासकार विलियम डलरिम्पल ने अपनी किताब द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ये किताब 2024 में छपी। आधुनिक भारत में मुख्य लेखक जिनका अनुवाद हुआ वो हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, संत कबीर और मुंशी प्रेमचंद। हिंदी के मशहूर लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने स्वयं अपनी रचनाओं का और अन्य लेखकों की रचनाओं का भी अनुवाद किया। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की लीला प्रसंग की रचना वचनामृत का निराला जी ने हिंदी में अनुवाद किया। ये मूल रूप से महेंद्र नाथ जी द्वारा रचित बांग्ला की पुस्तक है और ये काम निराला जी ने बहुत कम पैसे में रामकृष्ण मठ में रहकर किया। इस समय के दौरान एक फ्रेंच लेखक, नोबेल लॉरिएट रोमियो रोलां
फ्रेंच में ठाकुर की बायोग्राफी लिख रहे थे। इसका हिंदी अनुवाद अद्वैत आश्रम मायावती से प्रकाशित हुआ। इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जीवनी भी लिखी फ्रेंच में, जो दुनिया की कई भाषाओं में अनुवादित हुई और पूरे विश्व में पढ़ी गई। आइए अब चर्चा करते हैं अनुवाद की प्रक्रिया की। पहली बात तो ये कि किसी भी शब्द या वाक्य का हूबहू अनुवाद संभव नहीं। ये संभव नहीं कि आप मूल रचना की भावनाओं, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों को वैसे के वैसा अनुवाद कर सके। अनुवादक वो बेहतर माना जाता है जो मूल अर्थ के ज्यादा से ज्यादा नजदीक आ सके अपने अनुवाद के द्वारा। अनुवाद में शब्दों का चयन एक प्रमुख भूमिका निभाता है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। उदाहरण स्वरूप एस्किमो भाषाओं में, जैसे कि अनुई, जो कि एक एस्किमो भाषा है, इस भाषा में केवल बर्फ के लिए 1 दर्जन से ज्यादा शब्द है, जो कि वहां की भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित है। इसी भाषा विज्ञान में हम लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का नाम देते हैं, यानी कि भाषा का प्रयोग सीधा प्रभावित होता है आप जिस समाज में रहते हैं, भौगोलिक परिस्थिति में रहते हैं। मूल विचार यह है कि भाषा विचारों को आकार देती है, अर्थात किसी भाषा की संरचना और शब्दावली इस बात को प्रभावित कर सकती है कि उसके बोलने वाले लोग वास्तविकता को कैसे अनुभव करते हैं, समझते हैं। अंग्रेजी में समय के लिए 3 शब्द हैं, yesterday, today and tomorrow। लेकिन हिंदी में एक शब्द से ही हम 2 समय को व्यक्त कर सकते हैं, कल जो कि हो चुका और कल जो कि आने वाला है। और इसके अलावा संस्कृत से जुड़े छोटे छोटे विचार और परिकल्पनाएं। सूरदास जी कहते हैं, कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद मेहर को बाबा बाबा, अरु हलधर को भैया, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, चरणन की बलि जैया। अब सूरदास जी के इस भजन में हलधर शब्द का अनुवाद नहीं हो सकता। हलधर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का नाम है और उनका शस्त्र था हल, इसलिए हलधर, हल को धारण करने वाला हलधर। यहाँ पर पाठक को भारतीय संस्कृति के ज्ञान के बिना ये शब्द समझ में नहीं आएगा। दूसरी बड़ी चुनौती अनुवाद में भाषा के संगीत की है। भाषाएं संगीतमय होती हैं। हर भाषा का अपना प्रोसिडी है। भाषा में निहित संगीत की समझ अत्यंत आवश्यक है गद्य के अनुवाद के लिए। उसे किस तरह से पढ़ा जाए, उसका राइम, मीटर, छंद क्या है। तो अनुवाद की सबसे बड़ी चुनौती है एक जैसे शब्दों का 2 भाषाओं में चयन। साहित्य में अनुवाद का महत्व। अभी आपने प्रोफेसर विजया श्रीवास्तव की ये वार्ता सुनी। आपके विचार क्या बने, इस वार्ता को सुनकर हमें जरूर लिखिएगा। हमारा ईमेल आईडी है pkldlko@gmail.com। हिंदी कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम से अब दीजिए विदा। स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।